हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था मेयर्स फार्मूला। और मेयर्स फार्मूला क्या होता है, Cp माइनस CV इज़ इक्वल टू R। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट बाकी हमने जो भी पीछे पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताए थे चेंज इन फेज़ क्या होता है। मतलब कि फेज़ चेंज करने का सेंस क्या हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से वो गैस में मतलब वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए ग्राफ के थ्रू आपको हम बताए थे कि वो किस तरीके से चेंज इन फेज हो सकता है। ठीक है, आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। द हीट विच इज़ यूज टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट और हिडन हीट। तो वैसा हीट जो किसी भी सब्सटेंस के फेज़ को चेंज कर दे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे या फिर हिडन हीट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आइस है तो आइस क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो हीट सप्लाई होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे, क्योंकि वो उसके फेज़ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि ये सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है और इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई किए, हीट सप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूज़न प्रोसेस अकर हुआ। ठीक है, फ्यूज़न आगे हम बताएंगे कि ये फ्यूज़न क्या है। और फिर हीट सप्लाई करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं, इसको लगातार हम हीट सप्लाई देते रहे, फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। और फिर ये लिक्विड जो है इसमें फिर हम लोग लगातार हीट को सप्लाई करते गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, अब इस गैस को अगर आप कंडेंस करेंगे, इस गैस को अगर आप कंडेंस करेंगे तो इससे हीट इवॉल्व होगा और फिर से ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस लिक्विड को हम लोग सॉलिडिफाइड करेंगे, करेंगे और इसमें भी क्या होगा, हीट का इवॉल्वमेंट होगा और ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि सॉलिड में हीट सप्लाई किया गया तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, फिर हीट सप्लाई किया गया तो गैस में कन्वर्ट किया गया। फिर इसको जो हम लोग कंडेंस करते हैं तो हीट का इवॉल्वमेंट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको सॉलिडिफाइड करते हैं तो इसमें भी हीट का इवॉल्वमेंट होता है और फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लैटेंट ऑफ फ्यूज़न, चूँकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये फ्यूज़न लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट ऑफ हीट होगा जो कि यूनिट मास ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेपोराइजेशन लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो उतना अमाउंट ऑफ हीट जो कि यूनिट मास ऑफ लिक्विड को किस में कन्वर्ट करे, वेपर में कन्वर्ट करे या फिर गैस में कन्वर्ट करे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेट L, कैपिटल L इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इफ Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन L कैन बी डिफाइंड एज। तो हम लोग इस L को लैटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल हीट बाय मास। L इज इक्वल टू टोटल हीट बाय मास। Q का मतलब क्या होता है, टोटल हीट, और M क्या है, बाय मास। तो टोटल हीट कितना हो जाएगा, M इंटू एल। तो व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम। Q के लिए हम लोग CGS यूनिट में क्या कहते हैं, कैलोरी, और M के लिए ग्राम, तो कैलोरी पर ग्राम। द SI यूनिट ऑफ L इज जूल पर केजी, क्योंकि Q के लिए SI यूनिट क्या होता है, जूल, और M के लिए क्या होता है, केजी। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर केजी। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो आइस का जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। और SI यूनिट में कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे 366 जूल पर केजी। ठीक है, 366 जूल पर केजी। ठीक, उसी तरीके से लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, वाटर का कितना होगा, 500। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, द लैटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम
और SI यूनिट में क्या हो जाएगा 366 किलो जूल पर केजी, ध्यान रहे किलो जूल पर केजी होगा ये। द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 540 कैलोरी पर ग्राम, और SI यूनिट में क्या हो जाएगा 2250 किलो जूल पर केजी, ठीक है 2250 किलो जूल पर केजी। और ध्यान ये सभी किस में है एट 1 ATM, ये सभी क्या है एट 1 ATM। ATM क्या होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट अकर एट द सेम टेम्परेचर एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट melting and freezing point occur at the same temperature and therefore melting point and freezing point are equal, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सेम टेम्परेचर पे आकर होगा, इसलिए दोनों का जो पॉइंट होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। एज लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो जितना लंबा समय लगेगा फेज को चेंज करने में, तो उस समय तक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। सम सब्सटेंस सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। अब ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो कि मेल्ट होने पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो वो सब कौन कौन है, जैसे कि वैक्स जो मोम होता है वो क्या होता है गलने के बाद उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है, या फिर घी है वो सब क्या है उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है एट्सेट्रा। वाइल सम अदर सब्सटेंस सो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है मेल्ट करने पे। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका आइस जब मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। फोर्थ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंस वाटर एंटीमनी विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जब मेल्ट करने के बाद इनफैक्ट जब उसको आप रेगुलर हीट सप्लाई करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे या फिर डिक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस क्या कौन कौन से हैं, वाटर और एंटीमनी। ये क्या है वाटर और एंटीमनी। विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 ATM एंड 1 डिग्री सेल्सियस एट 133 ATM, ठीक है। -2 डिग्री सेल्सियस एट 265 ATM। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट वैसा सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ऑन मेल्टिंग इंक्रीज in प्रेशर, और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। Impurities lowers freezing point when salt is mixed with ice, the temperature of the mixture decreases। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम अगर वाटर में अगर हम सॉल्ट अगर मिला दे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो पहले ही क्या हो जाएगा वो जमने लगेगा। तो इसलिए जब इम्प्योरिटी को हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। क्लियर। अब सम पॉइंट्स रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग अकर एट द सेम टेम्परेचर। तो बॉइलिंग और कंडेंसिंग जो है दोनों सेम टेम्परेचर पे होगा। एज लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। एज लॉन्ग एज द फेज चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस, मतलब कि जितना लंबा टाइम लगेगा फेज चेंज होने में तब तक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। ऑल लिक्विड शोज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन वेपोराइजेशन, ठीक है। तो जितने भी लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ऑन वेपोराइजेशन। जब उसको वेपोराइज कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसका जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 ATM एंड 130 डिग्री सेल्सियस एट 2 ATM, ठीक है। तो जब सिंपल वाटर आप लेते हैं और जब आप 1 ATM पे उसको आप हीट करते हैं तो वो 100 डिग्री पे ही बॉयल कर जाएगा, लेकिन जब आप 2 ATM पे उसको हीट करते हैं तो वो कितने पे बॉयल करेगा 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द प्रेशर कुकर द कुकिंग अकर्स एट 2 ATM प्रेशर। जो प्रेशर कुकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो कुकिंग जो होता है वो 2 ATM पे, ठीक है, ये 2 ATM पे होता है। क्लियर। अब एक और पॉइंट है रेजुलेशन। ये रेजुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेजुलेशन को पहले ऐसे समझिए कि आप लोगों ने देखा होगा बर्फ़ का सिल्ली, बड़ा सा बर्फ़ का सिल्ली आप ले लें और बड़ा सा बर्फ़ का सिल्ली पे आप इस तरीके का कोई बर्फ़ का सिल्ली होता है उसको आप किसी
सपोर्ट पे आप रख दें, ठीक है, किसी सपोर्ट पे आप रख दिए उसको, और सपोर्ट पे रखने के बाद क्या किया कि एक वायर, देखिए ये जो है ना, ये वायर है, एक वायर को आप उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, एक वायर को डाल दीजिएगा। तो आप देखेंगे क्या कि कुछ समय के बाद ये वायर जो है उस स्लैब को कट करना चालू कर देगा, ठीक है, उस स्लैब को कट करना चालू कर देगा, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वायर ये इस स्लैब को कट करते हुए नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि ये स्लैब जो है ये कटेगा नहीं, ये 2 पार्ट में नहीं बटेगा, ठीक है। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि जब जैसे जैसे वायर इसको कट करते आ रहा है तो नीचे वाला एरिया कट हो रहा है ड्यू टू प्रेशर, लेकिन ऊपर वाला एरिया क्या हो रहा है, फ्रीज होते जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया फ्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण ये जो बर्फ़ का सिल्ली है वो फ्रीज भी होते जा रहा है साथ साथ, ठीक है, कट भी रहा है और फ्रीज भी हो रहा है। तो इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलेशन, क्या बोलेंगे, रेजिलेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से, टेक एन आइस स्लैब एंड प्लेस इट टू 2 सपोर्ट्स, दोनों सपोर्ट पे हम लोग रख दिए एक आइस स्लैब को, ठीक है। द वेट आर सस्पेंडेड ऑन आइस स्लैब विद द हेल्प ऑफ वायर, इस आइस स्लैब पे एक वेट हम लोग डाल दिए विद द हेल्प ऑफ वायर, इस वायर के थ्रू। द वायर विल पास थ्रू द स्लैब विदाउट स्प्लिटिंग इट, तो ये जो वायर है ये स्लैब से पास कर जाएगा, इसको बिना स्प्लिट किए हुए, बिना कट किए हुए, ठीक है। जस्ट बिलो द वायर आइस मेल्ट्स एट अ लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल वायर के नीचे जो आइस है वो लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मेल्ट करने लगेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेन वायर हैज़ मूव्ड डाउन द वाटर एबव द वायर फ्रीजेज अगेन, ठीक है। तो जैसे जैसे वायर नीचे आएगा तो जो ऊपर में है वो वाटर जो है फ्रीज करने लगेगा, अगेन फ्रीजेज अगेन, द फेनोमेनन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इट्स रीसॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 प्रोसेस साथ में हो रहा है, मेल्ट भी हो रहा है और सॉलिडिफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे साथ में हो रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है द फेनोमेनन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इट्स रीसॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड रेजिलेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिलेशन कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपर कूल्ड वाटर। ये सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है, वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज सुपर कूल्ड वाटर, ठीक है। तो पानी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर कूल्ड वाटर कहेंगे। बट दिस कैन बी पॉसिबल एट अ प्रेशर ग्रेटर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आखिर पॉसिबल कब हो सकता है, तो जब उस वाटर को जो प्रेशर सप्लाई किया जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, ज़्यादा हो, तभी ये सुपर कूल्ड वाटर कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, स्टीम एट अ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम वैसा स्टीम जिसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर हीटेड स्टीम कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्राई आइस, और ये ध्यान रहे ड्राई आइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये आपके बहुत सारे जनरल कंपटीशन में या फिर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम में इस ड्राई आइस के बारे में कहा जाता है, ठीक है, और पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्या है, व्हाट इज इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राई आइस कहेंगे, ठीक है। तो ड्राई आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एट -78 डिग्री सेल्सियस रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप 75 डिग्री से आप नीचे, -75 से नीचे जो टेम्परेचर जब मिलेगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड CO2 डज नॉट मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब इसको आप जैसे कि सिंपल जो वाटर से जो आइस बनाते हैं उसको आप एयर में रख दीजिए तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सॉलिड CO2 है, मतलब जब ड्राई आइस को अगर आप ऐसे एयर में रख देंगे तो वो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट डायरेक्टली इवापोरेट एंड फॉर्म्स इट्स वेपर, और ये जो है डायरेक्टली इवापोरेट करता है, इसे ध्यान रहे, ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली इवापोरेट करता है एंड फॉर्म्स इट्स वेपर, और गैस बनाता है। आखिर क्या कारण है कि डायरेक्टली इवापोरेट नहीं करता है, क्योंकि ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, इसीलिए ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक। अब वेपर एंड गैसेस, दीज आर द गैसेस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, these two states have distinct boundary which is governed by a particular temperature called critical temperature, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेपर एंड गैसेस। और अक्सर आप देखते होंगे कि वेपर और गैसेस में लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वेपर और गैस क्या दोनों एक ही चीज़ है, तो नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक है। दीज आर द गैसियस स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस
These two states have distinct boundary which is governed by a particular temperature called critical temperature. ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों जो है वो गैसेस स्टेट है, सब्सटेंस का गैसेस स्टेट है, लेकिन दोनों के बीच एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री क्या है, टेम्परेचर बाउंड्री है, और उस टेम्परेचर बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जो दोनों गैसियस स्टेट को डिवाइड करता है वेपर और गैस में। ठीक है, तो देखिए, द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। तो वैसा गैसियस स्टेट क्रिटिकल टेम्परेचर के अगर बिलो होगा तो वो वेपर कहलाएगा, और वैसा गैसियस स्टेट अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। क्लियर है? ठीक, द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर एंड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड गैस। ठीक है, अ गैस कांट बी लिक्विफाइड बाई में एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, however high it may be, a vapor can be liquefied by applying pressure. Thus to liquefy a gas first bring it to critical temperature. ठीक है, तो वेपर को है जो है, a vapor can be liquefied by applying pressure, तो वेपर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, और गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे, गैस कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वेपर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करके, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो आप लोगों के घर में जो गैस आता है वो क्या होता है, ठीक है, LPG, उसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आपके गैस सिलेंडर में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, और उसको हम लोग प्रेशर के थ्रू हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो एक वेपर है। ठीक है, अ वेपर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। हालांकि ये गैसियस स्टेट ही है, लेकिन ये वेपर है, क्योंकि वेपर को ही हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं। ठीक है, डस्ट टू लिक्विफाई गैस फर्स्ट ब्रिंग इट टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसको लिक्विफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के पास लाना पड़ेगा। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसका कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कि वाटर है, ठीक है, सब्सटेंस वाटर, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, 374 डिग्री सेल्सियस, मतलब 374 के नीचे जो होगा वो क्या होगा, वेपर होगा, और 374 के बाद क्या होगा, वो गैस होगा। ठीक है, अमोनिया में 132 डिग्री सेल्सियस, मतलब 132 के नीचे वेपर, 132 के बाद क्या होगा, गैस। CO2 31 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या हो जाएगा, वो एक वेपर होगा, और 31 के बाद क्या होगा, वो गैस हो जाएगा। उस तरीके से ऑक्सीजन में देख लीजिए -119 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन में देख लीजिए -240 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम में क्या है, -268 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर और लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये क्या होता है, when two or more non-reacting substance are placed in contact, the heat lost by the hot substance is equal to the heat gained by the cold substance। ठीक है, तो जब आप किसी दो बॉडी को, जिसमें एक बॉडी में क्या हो, उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर हो, और दूसरे बॉडी में क्या हो, उसके पास कम टेम्परेचर हो, तो जब आप दोनों को एक साथ उसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो हाई टेम्परेचर वाला बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, तो जितना हीट ट्रांसफ़र होगा उतना ही हीट का क्या होगा, गेन होगा। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है बॉडी में, उसके द्वारा हीट का लॉस्ट होगा, और जिसके पास कम टेम्परेचर है वो क्या होगा, हीट का गेन होगा। तो जितना लॉस्ट होगा उतना ही गेन होगा। तो लॉ ऑफ मिक्सचर और लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, तो आपको हम बताएंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में, कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, और हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मेथड होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।